Hello everyone, welcome back to our study channel with a new topic that is NCERT question answer from the chapter Agriculture. Here we are again with the most important questions from the point of view of examination. प्यारे बच्चों, इस क्लास में हम एग्रीकल्चर चैप्टर के एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर जो होते हैं वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, लेकिन उनको करने से पहले एक बार अगर आप इस वीडियो को देखने से पहले एक बार आप अपने कंसेप्ट को रिवाइज जरूर कर लें जो आपने एग्रीकल्चर में पढ़ा है बेटा। तो एग्रीकल्चर में जितनी भी चीज़ें हमने पढ़ी बेटा उन सबको ध्यान से देखें, क्या क्या हमने पढ़ा है। टी के बारे में पढ़ा है, कॉफ़ी के बारे में पढ़ा है, या हमने उसके साथ साथ हमने ये भी पढ़ा है कि शुगर केन के लिए कौन सी कंडीशन जोग्राफिकल कंडीशन है जो इम्पोर्टेंट है। उसके साथ साथ हमने ये भी पढ़ा है कि भाई कौन से एग्रीकल्चर को क्या बोला जाता है, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर क्या होती है, प्लांटेशन क्या होती है, हॉर्टिकल्चर क्या होती है, इंटेंसिव क्या होती है। तो यहाँ पे सीधा आंसर के बजाय आपको पूरे के पूरे ऑप्शन के बारे में पता होना चाहिए बेटा। तो हम उस तरीके से एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर्स को सोल्व करेंगे ताकि आपका एक एमसीक्यू के साथ साथ आपका सारा कंसेप्ट भी क्लियर हो जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब सिस्टम ऑफ एग्रीकल्चर वेयर ए सिंगल क्रॉप इन लार्ज एरिया। देखो ये हमारा जो एमसीक्यू हमने चैप्टर के लास्ट में करे थे उसके पीछे भी आया था, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्लांटेशन बोलते हैं। इसमें क्या होता है, एक सिंगल क्रॉप प्लांटेड ऑन लार्ज सरफेस एरिया, इसको हम क्या बोलते हैं, प्लांटेशन क्रॉप बोलते हैं। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर क्या बोलती है, इसको हम बोलते हैं स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। इसमें क्या होता है, क्लियर ए पैच ऑफ लैंड फॉर एग्रीकल्चर एंड उस लेफ्ट द पैच कर देते हैं हम आफ्टर इट लूजेस इट्स फर्टिलिटी। और इसको आल्सो नोन एज नॉर्थ ईस्ट में क्या बोलते हैं इसको, नॉर्थ ईस्ट में इसको कौन सी कल्टीवेशन बोलते हैं, झूम कल्टीवेशन भी बोलते हैं। हॉर्टिकल्चर क्या होता है, हॉर्टिकल्चर हमारा रिलेटेड होता है किससे, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल से रिलेटेड होता है। और यहाँ पे इंटेंसिव एग्रीकल्चर क्या होती है, ये कहाँ पे की जाती है, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस। यहाँ पे एक सब्सिस्टेंस और लगाना आप बेटा, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस। यहाँ पे जहाँ पे लैंड के ऊपर लैंड हैज हायर प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन, वहाँ पे की जाती है इंटेंसिव। और ये कैसी होती है बेटा, ये लेबर इंटेंसिव होती है। इस तरीके से बेटे आपको सारे क्वेश्चंस को पढ़ना चाहिए ताकि हर एक ऑप्शंस के बारे में आपको पता हो, तो इसका मतलब आपका चैप्टर बिल्कुल ही क्लियर है। तो कौन सी एग्रीकल्चर होती है बेटा, वो हमारी एग्रीकल्चर कौन सी होती है, वो हमारी होती है बेटा इंटेंसिव एग्रीकल्चर। कौन सी एग्रीकल्चर होती है, वो हमारी इंटेंसिव एग्रीकल्चर होती है। तो यहाँ पे जहाँ पे विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब सिस्टम एग्रीकल्चर वेयर ए सिंगल क्रॉप इज ग्रोन ऑन लार्ज एरिया में उगाई जाती है, तो वो कौन सी एग्रीकल्चर हो जाएगी बेटा, हमारी, ये हमने बताया बेटा आपको, तो हमारी कौन सी एग्रीकल्चर हो जाएगी, वो ये हमारी हो जाएगी प्लांटेशन एग्रीकल्चर। कौन सी हो जाएगी, प्लांटेशन एग्रीकल्चर हो जाएगी। इसका एक एग्जाम्पल क्या होता है बेटा, इसका एक एग्जाम्पल होता है टी भी। टी क्या होता है, इसका एक एग्जाम्पल होता है। तो बड़े ध्यान से करना है बेटा आपको। चलिए आगे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए रबी क्रॉप, हमारी रबी क्रॉप कौन सी है बेटा, उसके बारे में आपको बताना है। ग्राम है या मिलेट्स है या कॉटन है बेटा, हमारे उधर देखो रबी क्रॉप्स के बारे में बोला है। सबसे पहली बात इसमें क्या आती है बेटा, इसमें सबसे पहली बात आती है जो कब उगाई जाती है बेटा, विंटर में। विंटर सीजन के दौरान उसको क्या किया जाता है, विंटर सीजन के दौरान उसको क्या किया जाता है, ग्रोन किया जाता है। उसको क्या बोलते हैं,
रबी क्रॉप बोलते हैं। और ऐसी होती हैं जो समर के दौरान ग्रो होती हैं बेटा, समर के टाइम पे ग्रो होती हैं बेटा, उनको क्या बोला जाता है बेटा, खरीफ क्रॉप बोला जाता है। अब यहाँ पे किसके बारे में पूछा, रबी के बारे में पूछा है। तो रबी क्रॉप्स कौन सी होती है बेटा, इसने क्या बोला, अदर हैंड्स रबी क्रॉप्स, तो इसने क्या बोला बेटा, रबी क्रॉप्स इंक्लूड व्हीट, ग्राम एंड मस्टर्ड। क्या क्या होती हैं, व्हीट, ग्राम और मस्टर्ड। और राइस क्या होती है बेटा, एक खरीफ क्रॉप होती है। कैसी होती है, एक खरीफ क्रॉप होती है हमारी, राइस होती है। ग्राम क्या होती है हमारी, एक रबी क्रॉप होती है। और कॉटन भी कैसी होती है हमारी, एक खरीफ क्रॉप होती है। इसको इस तरीके से पढ़ना है बेटा। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए, रबी क्रॉप के बारे में अगर कभी आएगा तो क्या बोलेंगे हम बेटा, तो हमारी रबी क्रॉप कौन सी होगी बेटा, हमारी ग्राम कौन सी होगी बेटा, हमारी रबी क्रॉप होगी। इसको इस तरीके से पढ़ना है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए लेग्यूमिनियस क्रॉप, बेटा लेग्यूमिनियस प्लांट्स क्या होते हैं बेटा, पी फैमिली से बिलोंग करते हैं। नीचे पढ़िए, लेग्यूमिनियस प्लांट जो होते हैं वो होते हैं बेटा पी फैमिली से बिलोंग करने वाले, जो पी फैमिली से बिलोंग करते हैं। द सीड्स आर इन पोट्स में होते हैं, दे हैव डिस्टिंक्टिव फ्लावर्स एंड दीज प्लांट्स आर एबल टू प्रोवाइड नाइट्रोजन टू द सोयल ड्यू टू द सिम्बायोटिक बैक्टीरिया इन द रूट्स बेटा। कि उनकी जो रूट्स में ना देखो, जो हमारे प्लांट्स होते हैं, लेग्यूमिनियस प्लांट के बारे में बता रहा हूँ मैं। जो लेग्यूमिनियस प्लांट होते हैं, ये लेग्यूमिनियस क्रॉप जैसे हमारी है, ये किस में हेल्प होती है बेटा, नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करती है। नाइट्रोजन फिक्सेशन से सोइल को क्या बनाती है बेटा, ये फर्टाइल करने की कोशिश करते हैं। और इसमें जो लेग्यूमिनियस क्रॉप होती है, ये किस फैमिली से बिलोंग करती है बेटा, ये पी फैमिली से बिलोंग करती है। ये किससे रिलेटेड होते हैं बेटा, ये पी फैमिली से रिलेटेड होते हैं। इसके बारे में बेटा इसने बताया है आगे, कौन कौन से पल्सीज होंगी, या ज्वार होंगी, या मिलेट्स होंगी, या सीसम होंगी बेटा। तो ये क्या होती है, दीज प्लांट्स आर लेग्यूमिनियस प्लांट्स। तो देखो, are able to provide due to the symbiotic bacteria, और कैसे होते हैं बेटा, फ्लावर्स होते हैं, डिस्टिंक्टिव फ्लावर्स होते हैं। These plants are able to provide nitrogen to the soil due to the symbiotic bacteria। इसकी वजह से बेटा जो बैक्टीरिया इनके अंदर प्रेजेंट होता है ना, उसके साथ ये क्या करती है बेटा, उसके साथ ये हमारी नाइट्रोजन फिक्सेशन को करती है। नाइट्रोजन फिक्सेशन का मतलब क्या होता है, कि इस नाइट्रोजन फिक्सेशन के द्वारा हमारी जो सोइल होती है उसकी फर्टिलिटी हमारी क्या हो जाती है बेटा, उसकी सोइल की फर्टिलिटी हमारी क्या हो जाती है, वापस आ जाती है। और सोइल हमारी क्या हो जाती है बेटा, हमारी बिल्कुल ही फर्टाइल हो जाती है। और ये एक कैसा मेथड होता है, ये जो बिल्कुल ही, जो वो बोलते हैं ना नेचुरल मेथड होता है, उसको हम बोलते हैं नेचुरल मेथड है बेटा ये। तो इसीलिए यहाँ पे जो आंसर होगा बेटा वो कौन होगी, पल्सीज होंगी। कौन सी होंगी, पल्सीज। तो कौन सी आंसर होगा बेटा इसका, पल्सीज। इसका क्या होगा, बिल्कुल आंसर होगा, जिसका आंसर होगा पल्सीज। इसका आंसर क्या होगा बेटा, पल्सीज। और ये पी फैमिली से बिलोंग करती हैं, और ये हमारी क्या होती है, लेग्यूमिनियस ग्रुप में आती है बेटा। ठीक है, आगे चलते हैं। कहने का मतलब ये क्या था, लेग्यूमिनस प्लांट्स आर ए मेंबर ऑफ द पी फैमिली एंड द सीड्स आर इन पोट, दे हैव डिस्टिंक्टिव फ्लावर्स एंड दीज प्लांट्स आर एबल टू प्रोवाइड नाइट्रोजन टू द सोइल। क्या प्रोवाइड करते हैं, प्रोवाइड नाइट्रोजन टू द सोइल एंड ड्यू टू द सिम्बायोटिक बैक्टीरिया इन इट द रूट्स। कौन सा बैक्टीरिया होता है बेटा, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया होता है। जो एक ऐसा बैक्टीरिया होता है, इस बैक्टीरिया के बारे में अगर आप कुछ लिखना चाहोगे तो यहाँ पे लिख सकते हो, व्हाट इज ए सिम्बायोटिक बैक्टीरिया, इट इज ए बैक्टीरिया which helps in the नाइट्रोजन फिक्सेशन। इसमें हेल्प करता है बेटा, ये हमारी नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है। उसको हम क्या बोलते हैं, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया बोलते हैं। तो आगे चलते हैं। नेम वन इम्पोर्टेंट बेवरेज ग्रुप। अगर यहाँ से ही देखना चाहोगे तो हमारी हमारी जो इम्पोर्टेंट बेवरेज ग्रुप आती है, उनमें कौन सी ग्रुप आ जाएगी बेटा, टी आ जाएगी। टी हमारी क्या है बेटा, हमारी बेवरेज ग्रुप है। स्पेसिफाई द जियोग्राफिकली कंडीशंस बतानी है बेटा, जो हमारी इसकी ग्रोथ के लिए हमें क्या चाहिए, ज्योग्राफिकल कंडीशंस क्या क्या होती हैं। लेकिन उससे पहले एक बार मैं एरिया भी इसका यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि एरिया कहाँ कहाँ पे टी की खेती हो सकती है। अगर इसका एरिया पूछा जाएगा तो यहाँ पे आपको बताना है, जैसे क्या हो सकता है, जैसे असम के अंदर हो सकता है, वेस्ट बंगाल हो सकता है, केरला हो सकता है,
तमिलनाडु हो सकता है, और तमिल का अंधा महान गुर्जर है। तो तमिल से क्या होगा बेटा? तमिलनाडु। आंध्रा से क्या होगा? आंध्र प्रदेश। महान से कहाँ होगा बेटा? महाराष्ट्र। गुर्जर से क्या होगा बेटा? गुजरात होगा। यहाँ पे इनकी क्या होती है बेटा? खेती की जाती है। दीज आर द एरियाज वेयर टी क्रॉप्स आर कल्टीवेटेड, जहाँ पे टी क्रॉप्स को क्या किया जाता है बेटा? कल्टीवेशन उनकी की जाती है। तो अब आगे देखते हैं, आगे इसमें क्या लिखा है। देखिए, कंडीशन बतानी है ग्रोथ के लिए, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखा हुआ है। टी जो हमारी होती है, टी क्या हमारी एक इम्पोर्टेंट बेवरेज क्रॉप है। टी क्या हमारी एक इम्पोर्टेंट बेवरेज क्रॉप है। इट इज यूज ऑलमोस्ट ऑल अक्रॉस द कंट्री। ऑलमोस्ट ऑल अक्रॉस द कंट्री में क्या आते हैं बेटा? वही जो हमने अपर लिखे हैं, अपर स्टेट जो लिखे हैं मैंने ऊपर, अभी अभी स्टेट्स जो आपको लिख के दिखाए हैं, वो सारे सारे स्टेट हैं जहाँ पे क्या होता है? टी की प्रोडक्शन होती है। एंड व्हाट आर द जियोग्राफिकल कंडीशन फॉर द ग्रोथ ऑफ आर, क्या क्या होती है बेटा? दिस इज गुड ग्रोथ ऑफ टी प्लांट्स इन द, देखो सबसे पहले लिखना ट्रॉपिकल में भी और सब ट्रॉपिकल की क्लाइमेट में भी। देखो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल मैंने आपको बताया था, मैं एक बार और बता देता हूँ ट्रॉपिकल क्या होता है। अगर ये अर्थ है हमारी, ये यहाँ देखिए ध्यान से, ये देखिए यहाँ पे ये जो होते हैं हमारे पोलर जोन होता है, और ये भी हमारा क्या होता है? पोलर जोन होता है। ये हमारा क्या होता है? इसको हम बोलते हैं सब ट्रॉपिकल, या फिर इसका नाम होता है एक दूसरा जिसको हम बोलते हैं टेम्परेट जोन। ये हमारा क्या होता है? ट्रॉपिकल होता है, इसको हम बोलते हैं ट्रॉपिकल जोन। फिर इसको भी हम क्या बोलते हैं? ट्रॉपिकल जोन। और नीचे वाला जो होता है इसको हम बोलते हैं सब ट्रॉपिकल जोन। यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा कि हमारा जो ये एरिया होता है ना, ये वाला एरिया होता है, ये वाला जो एरिया होता है ये हमारा होता है सब ट्रॉपिकल। और जो हमारा ये वाला एरिया होता है ना, ये वाला जो एरिया मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये वाला एरिया जो आपको दिखाया जा रहा है, ये वाला एरिया होता है आपका ट्रॉपिकल जोन। तो हमारी जो टी होती है ना बेटा, स्पेशल कंडीशन के साथ गुड ग्रोथ कहाँ पे बेटा? दोनों के दोनों एरिया में हो जाती है, जो कि हमारे क्या है? ट्रॉपिकल भी हैं और सब ट्रॉपिकल भी हैं। तो दैट गुड ग्रोथ ऑफ टी इज टी प्लांट्स इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स में हो जाती हैं। सोयल रिक्वायर्ड फॉर इट्स ग्रोथ शुड बी फर्टाइल। सबसे पहली बात तो जो सोयल है हमारी वो कैसी होनी चाहिए? हमारी बिल्कुल फर्टाइल होनी चाहिए और वेल ड्रेन्ड होनी चाहिए, बिल्कुल जिसमें से पानी गुजर चुका हो। और इसमें से रिच इन ह्यूमस, ह्यूमस में क्या होनी चाहिए? रिच। एंड ऑर्गेनिक मैटर में क्या होनी चाहिए? रिच। तो रिच होनी चाहिए हमारी किसमें? रिच इन ह्यूमस और ऑर्गेनिक मैटर में। इसमें क्या होनी चाहिए? बिल्कुल हमारी रिच होनी चाहिए। टी प्लांट्स रिक्वायर कांस्टेंट वार्म, क्या चाहिए इनको? सबसे पहली बात तो इस वर्ड के ऊपर ध्यान दीजिए। कांस्टेंट का मतलब होता है लगातार, एक बार नहीं, बिल्कुल कंटिन्यूसली जिसको हम बोलते हैं लगातार। वार्म एंड मॉइस्ट क्लाइमेट इसको चाहिए थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल में। इसको कैसी क्लाइमेट चाहिए? मॉइस्ट क्लाइमेट चाहिए बेटा थ्रू आउट द ईयर। तो उसको हम क्या बोलते हैं? जो हमारी रिच होती है, तो दैट इज नोन एज हमारी कॉन्स्टेंट वार्म एंड मॉइस्ट क्लाइमेट चाहिए। तो ये हमारी कुछ क्या थी? जियोग्राफिकल कंडीशन थी, किससे रिलेटेड थी? जो हमारी टी से रिलेटेड थी। ध्यान रखना बेटा, जो हमारी टी होगी, एक बात का ध्यान रखना, इसको मैं दोबारा एक बार रिवाइज करवा देता हूँ आपका। सबसे पहले यहाँ देखिए, जो सोयल है बेटा, सोयल की अगर बात करेंगे, ध्यान दो बेटा, ध्यान से ध्यान दो बच्चों सारे के सारे। सोयल जो होती है इसमें कैसी होती है? फर्टाइल होती है, मैं कई बार बता चुका हूँ इसको, और वेल ड्रेन्ड होती है बिल्कुल। सेकंड, इसकी जो हॉट क्लाइमेट चाहिए, इसको क्या चाहिए? हॉट क्लाइमेट। और वो भी कैसे चाहिए बेटा? कॉन्स्टेंटली चाहिए। और अगर एक कुछ और ऐड करना चाहते हो तो इसको शावर भी चाहिए बेटा। और शावर विल भी कैसे होने चाहिए बेटा? वो डिस्ट्रीब्यूटेड होने चाहिए। डिस्ट्रीब्यूटेड होने का मतलब है
एक साथ ना हो, बिल्कुल एक साथ भारी वर्षा हो, फिर उसके बाद कई दिनों तक एक साथ ना नहीं हो, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, कांस्टेंट, उसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड शावर बोलते हैं। और सॉइल फर्टाइल और वेल ड्रेन्ड होगी, और कहाँ पे होती है बेटा, ये ट्रॉपिकल में भी होती है और सब ट्रॉपिकल में भी होती है। अब ट्रिक बेसिक से याद मत रखो, एरिया बताने तो क्या बताओगे, असम में हो सकती है, कहाँ पे हो सकती है, तमिलनाडु में हो सकती है, वेस्ट बंगाल में होती है, आंध्र प्रदेश में होती है, महाराष्ट्र में होती है, गुजरात में होती है और केरला में भी। ये तो एरिया आपको याद ही रखने चाहिए बेटा, यहाँ पे ये खेती है। और सबसे मेन जो होती है अच्छे तरीके से कहाँ पे होती है, असम में होती है, और कहाँ पे होती है, वेस्ट बंगाल में होती है। तो ये था आपका किसके बारे में, टी के बारे में, जितना भी हम पढ़ सकते थे बेटा हमने सारा इसको पढ़ लिया। अब आगे चलते हैं, एक पॉइंट और है, द टेंडरली अनश्योर बाय डिस्ट्रीब्यूटेड, देखो मैंने बताया था ना डिस्ट्रीब्यूटेड रेनफॉल होना चाहिए इसमें, तो क्या बोला, जो टेंडर लीफ ग्रोथ है ना, वो ध्यान रखना बेटा, किसके लिए, जो लीफ की ग्रोथ है ना, जो लीफ की ग्रोथ हो रही है उसके लिए क्या होनी चाहिए, हमारी इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड इवन एनुअल रेनफॉल होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, बिल्कुल एनुअल रेनफॉल अगर हमारी होगी तो वो क्या हो जाएगी, हमारी लीफ ग्रोथ क्या होगी, इंश्योर्ड हो जाएगी, और बिल्कुल अच्छे तरीके से हमारी हो पाएगी। तो ये थे हमारे कुछ कंडीशंस विच आर रिलेटेड टू टी। नेम आगे बोल रहा है बेटा, नेम क्या बता रहा है बेटा, क्या बोल रहा है, नेम वन स्टेपल क्रॉप ऑफ इंडिया एंड द रीजन वेयर इट इज प्रोड्यूस। देखो सबसे पहले कभी स्टेपल क्रॉप का नाम आता है ना, तो इसका नाम हमने उसमें पढ़ा था, तो क्या होती है, हमारी राइस होती है बेटा, क्या होती है हमारी राइस। एंड द रीजन वेयर इट इज प्रोड्यूस, और रीजन के नाम बताने जहाँ पे प्रोड्यूस होती है बेटा। तो देखिए, तो अगर हम इसको देखते हैं, तो ये हमारी राइस की क्रॉप है जो, राइस इज द स्टेपल फूड क्रॉप ऑफ मेजॉरिटी ऑफ पीपल इन इंडिया। मन मेजॉरिटी के लिए क्या है बेटा, स्टेपल क्रॉप है। इट इज कल्टिवेटेड इन द प्लेन्स ऑफ नॉर्थ, कहाँ पे, प्लेन्स ऑफ नॉर्थ में कल्टिवेटेड होती है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में कल्टिवेट होती है, कोस्टल एरियाज में होती है, और डेल्टिक रीजन में होती है बेटा। इसमें क्या पूछा था, रीजन्स वेयर इट इज प्रोड्यूस, तो इसने क्या बताया, एक तो प्लेन्स होते हैं, प्लेन्स कहाँ के हैं, ये नॉर्दर्न प्लेन्स, क्या है, नॉर्दर्न प्लेन्स होगी, या फिर कोस्टल, क्योंकि आपको पता है मैं कोस्टल का यहाँ पे इसलिए लिख रहा हूँ ताकि मैं इसका रीजन बता सकूँ। कोस्टल का रीजन जो है वहाँ पे होती है बेटा, या फिर यहाँ पे डेल्टाइक प्लेन होते हैं वहाँ पे होती है, या फिर हमारे डेल्टाइक रीजन में। तो देखो अब ध्यान दो, नॉर्थन प्लेन में जब बारिश ज्यादा नहीं होती तो यहाँ पे इसकी क्या किया जाता है, इरिगेशन किया जाता है विद द हेल्प ऑफ कैनल्स हो गई, या फिर ट्यूबवेल्स हो गई। और ये हमारे जो ये वाले रीजन है, कोस्टल रीजन में क्या होती है, रेनफॉल क्या होती है, बिल्कुल रेनफॉल क्या होती है, गुड होती है। और डेल्टाई रीजन क्या होते हैं, जो नदियों के द्वारा बनाते हैं, तो यहाँ पे जो वाटर है बेटा, वाटर की कैपेसिटी अच्छी होती है, दैट्स वाई ये कोई रीजन नहीं है, ये अच्छी कैपेसिटी है इसलिए यहाँ पे होती है। अब देखो, द ट्यूबवेल्स एंड कैनाल्स हैव मेड द कल्टीवेशन एरियाज विद लो रेनफॉल। अब इसके अलावा ट्यूबवेल्स और कैनाल्स ने मेड कर दिया कल्टीवेशन को राइस पॉसिबल इन द एरियाज विद द लो रेनफॉल सच एज पंजाब, पंजाब में बोलो, हरियाणा में बोलो, यूपी में बोलो, पार्ट्स ऑफ राजस्थान में बोलो। राजस्थान में तो आपको पता है, इसमें अगर हम मान लें रेन की क्या चाहिए, मैं रेन की मान ले, वो पूछे कि रेन कितनी होनी चाहिए, तो क्या होती है बेटा, वो मोर देन 200 सेंटीमीटर, इसमें क्या चाहिए, रेनफॉल चाहिए बेटा। इतनी रेनफॉल की आवश्यकता होती है, मोर देन 200 सेंटीमीटर, तो इतनी रेनफॉल होनी चाहिए। किसकी खेती होती थी बेटा, जब हमारी धान की खेती होती है, राइस की खेती होती है। लेकिन अब इरिगेशन और कैनल्स ने बेटा पॉसिबल बना दिया इसको, कि इसकी खेती आप कहीं पे भी कर सकते हैं जहाँ पे बिल्कुल अच्छे तरीके से क्या होता है बेटा, इरिगेशन होता है, तो वहाँ पे आप इसकी खेती कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, आपका कौन सा है नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए,
आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 30 वर्ड्स में देना है। एनलिस्ट द वेरियस इंस्टीट्यूशनल फॉर्म प्रोग्राम इंट्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट इन द इंटरेस्ट ऑफ फार्मर्स के इंटरेस्ट में क्या क्या दिया था बेटा इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स और वो बताने। द वेरियस इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म प्रोग्राम्स इंट्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट फॉर द बेनिफिट्स ऑफ द फार्मर आर। सबसे पहले क्या दिया, क्रॉप इंश्योरेंस दिया बेटा, क्या दिया, क्रॉप इंश्योरेंस या अगेंस्ट द जब क्या, जब बेटा सूखा पड़ जाता है आपका, या फ्लड आ जाती है, बाढ़ आ जाती है, या कहीं पे आग लग जाती है, ये दिया बेटा। और इसके साथ साथ बेटा इन्होंने ना इंडिविजुअल इंश्योरेंस की सुविधा भी करवाई थी बेटा, या इंडिविजुअल इंश्योरेंस, इंडिविजुअल इंश्योरेंस भी किसान करवा सकते थे, ये भी आपने उसने इसके बारे में क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाई थी, किसने, हमारी गवर्नमेंट ने हमारे इंडिविजुअल इंश्योरेंस की भी व्यवस्था करवाई थी। मिनिमम सपोर्ट प्राइस टू एनकरेज, अब देखो दूसरा क्या दिया था, एमएसपी दिया था। एमएसपी क्या होता था, देखो ध्यान रखना, ये ना एमएसपी जो होता था ये होता था लेस देन द मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस से तो क्या होता था, लेस होता था बेटा। लेकिन मिनिमम सपोर्ट प्राइस सब वो कब दे देते थे, इन द, जब हमारा क्या होता था, शोइंग सीजन होता था ना, उसी टाइम पे इन द शोइंग सीजन गवर्नमेंट हमारी प्रोवाइड करवा देती थी, कर देती थी गवर्नमेंट प्रोवाइड द मिनिमम सपोर्ट प्राइस, कि कितने प्राइस पर ये बिकने वाली है। तो ये शोइंग सीजन पे हो जाता था। इसका मतलब क्या था, ये क्यों दिया जाता था, क्यों, देखो एमएसपी के बारे में एक बात और समझिए। एमएसपी यहाँ पे वर्ड आया है तो क्योंकि जब एम्पल आपकी हमारे एम्पल प्रोडक्शन के टाइम पे, इन एम्पल प्रोडक्शन टू सेव द फार्मर फ्रॉम अनसर्टेनिटी इन एग्रीकल्चर, दैट्स वाई गवर्नमेंट ने क्या प्रोवाइड करवाया था बेटा, मिनिमम सपोर्ट प्राइस को क्या करवाया था, प्रोवाइड करवाया था। क्योंकि जब आपका एम्पल प्रोडक्शन हो जाती थी तो एम्पल प्रोडक्शन के कारण क्या होता था, हमारे प्राइस क्या हो जाते थे, बहुत कम हो जाते थे। और जब प्राइस बहुत ज़्यादा कम हो जाते थे तो उसकी वजह से जब एम्पल प्रोडक्शन होता था तो हमारी गवर्नमेंट क्या करती थी, हमारी एमएसपी को प्रोवाइड करना स्टार्ट करवा दिया। और एक बात और ध्यान रखना, इस एमएसपी को सरकार ने खत्म किया था, इसी के कारण जो आपका किसान आंदोलन है बेटा वो हुआ था। किसान आंदोलन भी किसके कारण हुआ था, कि आपके एमएसपी को खत्म करवाया जा रहा था गवर्नमेंट के द्वारा। दैट्स वाई ये हमारा क्या हो गया था, इसका एक मेन रीजन था कि सरकार के द्वारा चलाया गया एमएसपी को नहीं चाहते थे किसान की वो बंद हो, तो इसीलिए क्या बोले उसको बेटा, उसको बंद करना चाहते थे, तो वो किसान आंदोलन के रूप में उसने ले लिया था कि एमएसपी को बंद नहीं करने देंगे। और एमएसपी को आखिर में वो अभी भी कंटिन्यू है बेटा। तो एमएसपी मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो था बेटा, उसके लिए भी ये एम्पल प्रोडक्शन देता था बेटा, क्या देता था, एम्पल प्रोडक्शन टू सेव द फार्मर फ्रॉम अनसर्टेनिटी इन एग्रीकल्चर। ये फार्मर को क्या करता था बेटा, सेव करता था एनी अनसर्टेनिटी से, किससे, अनसर्टेनिटी से। अब आगे देखिए, सब्सिडी ऑन वेरियस एग्रीकल्चर इनपुट्स एंड रिसोर्सेज सच एज पावर एंड फर्टिलाइजर, सब्सिडी दी जाती थी एग्रीकल्चर के इनपुट्स जो जो हो सकते हैं। तो एग्रीकल्चर इनपुट्स में क्या हो सकते हैं बेटा, एग्रीकल्चर इनपुट्स में क्या हो सकते हैं इनके, जैसे मान ली मॉडर्न टेक्निक का आप कोई भी क्या इंस्ट्रूमेंट वगैरह लेके आते हो। एग्रीकल्चर इनपुट का मतलब होता है बेटा जो यूज होते हैं बेटा, यूज होता है जिनका किसमें, एग्रीकल्चर। अब उसमें आपके इंस्ट्रूमेंट भी हो सकते हैं, उसके अलावा आपके क्या फर्टिलाइजर्स भी हो सकते हैं, फर्टिलाइजर्स के अलावा क्या आपके पेस्टिसाइड्स भी हो सकते हैं, तो कुछ भी हो सकता है। एंड रिसोर्सेज सच एज पावर एंड फर्टिलाइजर, तो बोला ना इसने, जैसे पावर होगी, पावर क्या होती है बेटा, सीधी किससे रिलेटेड होती है, ये आपकी इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है। तो आपकी इलेक्ट्रिसिटी में जब आप क्या दे रहा है बेटा, पावर, और इस सब के लिए क्या दी जाती थी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस के अलावा सब्सिडी दी जाती थी एग्रीकल्चर के इनपुट के। अब देखो आगे, किसान क्रेडिट कार्ड, ये आज भी कंटिन्यू है बेटा, जिसको हम बोलते थे केसीसी, किसान क्रेडिट कार्ड दिए गए। एंड पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस दिया गया, या तो मैंने बोला था ना इंडिविजुअल इंश्योरेंस, वो यही है बेटा, पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस की स्थापना भी की गई इसकी, ये भी गवर्नमेंट देती थी स्कीम, ये स्कीम आई थी, हैव बीन इंट्रोड्यूस विच हेल्प द फार्मर इवन, इसने और ज्यादा मदद की थी किसकी, फार्मर्स की और भी ज्यादा मदद की। तो क्या था बेटा,
पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस था। और नेक्स्ट फिफ्थ क्या आता है, अबोलिशन ऑफ जमींदारी। देखो ये जमींदारी कब से चलती आ रही थी, ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। कब आई थी बेटा ये, ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल के टाइम से चलती आ रही थी। और बेटा इसने क्या किया था, बहुत सारे फार्मर को क्या किया था, एक्सप्लॉइट द फार्मर। फार्मर को क्या कर रही थी बेटा ये, बिल्कुल एक्सप्लॉइट कर रही थी। और ज्यादातर फार्मर कौन से थे, वो लैंडलेस फार्मर जो थे, उनको क्या कर रही थी ये, एक्सप्लॉइट कर रही थी। अबोलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम का भी क्या किया गया, इसमें अबोलिशन किया गया। आल्सो हेल्प द फार्मर टू गेट मोर मनी एंड मोर प्रोड्यूस के लिए उसने हेल्प किया, फार्मर को हेल्प किया। तो अब अगर हम इसमें देखें तो इसमें हमने क्या क्या पढ़ा है बेटा, इसके बारे में मैं एक बार दोबारा डिटेल से बता देता हूँ। सबसे पहले तो क्रॉप इंश्योरेंस। क्रॉप इंश्योरेंस की बात आई है तो यहाँ पे केसीसी एंड पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस। नंबर 3 क्या आती, सब्सिडी। सब्सिडी किसमें, एग्रीकल्चर के, एग्रीकल्चर के इनपुट्स में। उसका एग्जांपल क्या दिया है बेटा, पावर और फर्टिलाइजर्स में। ये आ गई थी नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। नंबर 4 में क्या थी बेटा, अबोलिशन। अबोलिशन किसका, अबोलिशन ऑफ जमींदारी। आप इस तरीके से इसको याद कर सकते हो, हेडिंग बना के भी लिख सकते हो, किसका, अबोलिशन ऑफ जमींदारी का क्या किया बेटा उन्होंने, अबोलिशन किया। और सब्सिडी दी और क्रॉप इंश्योरेंस भी किया और सब्सिडी भी दी और केसीसी एंड पर्सनल एक्सीडेंट भी किया बेटा, इंश्योरेंस भी किया और अबोलिशन ऑफ जमींदारी भी किया। तो ये 4-5 चीजें हैं बेटा, इसको आप अलग अलग करके भी लिख सकते हो। क्रॉप इंश्योरेंस कब देते थे बेटा, जब क्या जाए ड्रोट के टाइम पे, फ्लड के टाइम पे या फिर फायर के टाइम पे। उस टाइम पे क्या दिया इन्होंने, पर्सनल क्या दिया बेटा इन्होंने, इसको इंश्योरेंस दिया। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 120 वर्ड्स में इन क्वेश्चंस को समझाना है। सजेस्ट द इनिशिएटिव टेकन बाय द गवर्नमेंट टू इंश्योर द इंक्रीज इन द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। ये एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन में इनिशिएटिव क्या क्या लिए थे गवर्नमेंट के द्वारा, उन सब के बारे में हमें यहाँ बताना पड़ेगा। देखिए, various initiatives have been taken by the government of India to ensure increase in agriculture production। तो इंडिया क्या चाहती थी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या इंश्योर करना चाहती थी, इंक्रीज हो किसमें, ताकि एग्रीकल्चर के प्रोडक्शन में क्या बेटा, इंक्रीज हो। दे आर कलेक्टिवाइजेशन नंबर 1, कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स नंबर 2, कॉपरेशन एंड रिमूवल ऑफ इसका जमींदारी सिस्टम नंबर 3, प्रायोरिटी टू ब्रिंग अबाउट द इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स हैं। इससे क्या है बेटा, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म। इलेक्टिवाइजेशन का मतलब और कुछ नहीं होता बेटा, कोऑपरेशन होता है। कोऑपरेशन जब क्या होता है बेटा, कोऑपरेशन ऑफ फार्मर, कलेक्ट की गई इकट्ठी एक साथ खेती करते हैं, उसको कलेक्टिवाइजेशन बोलते हैं। और इससे आगे क्या था, लैंड रिफॉर्म वाज द प्राइम फोकस। क्या था, लैंड रिफॉर्म करना। क्या था, लैंड रिफॉर्म। लैंड रिफॉर्म क्यों करने थे बेटा, क्योंकि हमारे ना स्मॉल पैच ऑफ लैंड, स्मॉल पैच लैंड्स थे बेटा, बिकॉज हमारी कैसी लैंड उपलब्ध थी बेटा, बिल्कुल फ्रेगमेंटेड लैंड उपलब्ध थी। फ्रेगमेंटेड लैंड का मतलब क्या है, कोई हिस्सा कहीं पे है, कोई हिस्सा कहीं पे है। तो लैंड रिफॉर्म हमारा क्या था, प्राइमरी फैक्टर था। ग्रीन रिवॉल्यूशन वाज बेस्ड ऑन द यूज ऑफ पैकेज टेक्नोलॉजी। पैकेज टेक्नोलॉजी का मतलब क्या होता है, उसका मैं समझाऊंगा आपको। एंड व्हाइट रिवॉल्यूशन वर सम ऑफ द स्ट्रेटेजी इनिशिएटेड टू प्रोटेक्ट। देखो व्हाइट रिवॉल्यूशन भी लेके आए बेटा, ये क्या था, इंक्रीज करना था। व्हाइट रिवॉल्यूशन के अंडर क्या करना था, इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क। वो क्या था हमारा, हमारा व्हाइट रिवॉल्यूशन था। मिनिमम सपोर्ट प्राइस पॉलिसी थी बेटे, प्रोविजन ऑफ क्रॉप इंश्योरेंस था, सब्सिडी थी बेटा एग्रीकल्चर के इनपुट्स में एंड रिसोर्सेज सच एज पावर और फर्टिलाइजर में। और ग्रामीण बैंक्स आए बेटा, किसान क्रेडिट कार्ड आया, पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस आए स्कीम एंड आल्सो सम ऑफ द रिफॉर्म ब्रॉट बाय द इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ ये रिफॉर्म लेकर आई थी बेटा। इन सब के बारे में थोड़ा सा डिटेल से जानते हैं। सबसे पहले एक बार देख लीजिए कलेक्टिवाइजेशन क्या था, कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स में क्या था। देखो सबसे पहले कलेक्टिवाइजेशन के बारे में जानिए। कलेक्टिवाइजेशन में यहाँ पे मैं नीचे पेज देख लेता हूँ, कोई क्लियर सा पेज देता हूँ, ये रहा यहाँ पे बेटा, यहाँ पे देखो, यहाँ समझाता हूँ मैं आपको। कलेक्टिवाइजेशन
कलेक्टिवाइजेशन में क्या था बेटा, किसान इकट्ठे होकर क्या करेंगे, कोऑपरेशन देंगे, कोऑपरेशन फार्मिंग होगी कि 4-5 किसान इकट्ठा हो जाएंगे, 4-5 फार्मर इकट्ठे हो जाएंगे और एक साथ क्या करेंगे बेटा, वो खेती करेंगे। और एक था पैकेज्ड पैकेज्ड आउटपुट, पैकेज इनपुट, सॉरी पैकेज आउटपुट नहीं, पैकेज इनपुट में क्या क्या था बेटा, HYV के सीड्स थे, फर्टिलाइजर्स थे और क्या थे, पेस्टिसाइड्स थे बेटा। ठीक है, पैकेज आउटपुट ये थी। और जो हमारी व्हाइट रिवॉल्यूशन थी, और ये किसके अंडर आ रहे थे बेटा, ये आ रहे थे ग्रीन रिवॉल्यूशन के अंडर। और हमारी व्हाइट रिवॉल्यूशन जो थी उसके अंडर क्या आ रहा था बेटा, व्हाइट रिवॉल्यूशन में था इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क। लेकिन इसके भी कुछ ड्रॉबैक्स थे बेटा, ये सब चीजें आपको साथ साथ पढ़नी चाहिए। इनके ड्रॉबैक्स क्या थे, नॉट एप्लीकेबल टू द होल इंडिया, लिमिटेड टू ओनली some parts like हरियाणा एंड पंजाब। इसका भी क्या था, एक ड्रॉबैक्स क्या था बेटा इन रिवॉल्यूशंस का, चाहे इसमें आपकी व्हाइट रिवॉल्यूशन है, चाहे उनमें आपकी कौन सी रिवॉल्यूशन है, ग्रीन रिवॉल्यूशन। ये सिर्फ कहाँ तक सीमित रह गई थी, कुछ ही पार्ट में थे, इसके ड्रॉबैक्स भी थे, लेकिन गवर्नमेंट इनको लेकर जरूर आई थी, जो गवर्नमेंट के द्वारा इनको लाया गया था। ये इनके क्या थे बेटा, उस ड्रॉबैक के साथ साथ हम बोल सकते हैं गवर्नमेंट के कुछ कदम उठाए गए थे। अब इसमें और कुछ समझने का तो उसको देख लेते हैं। देखो, मैंने आपको ग्रीन रिवॉल्यूशन की पैकेज टेक्नोलॉजी के बारे में बता दिया। यहाँ पे क्या था, HYV सीड्स थे, फर्टिलाइजर्स वगैरह थे, सारी थी। व्हाइट रिवॉल्यूशन सम स्ट्रेटजीज थी इम्प्रूव द लॉट ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर के साथ साथ इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ, किसमें हो बेटा, मिल्क में हो। ये हमारे कुछ हमारी क्या थी, टेक्नोलॉजी थी। इसके अलावा लैंड रिफॉर्म में क्या था, स्मॉल पैच ऑफ लैंड की जगह कहाँ पे, एक जगह पे, बिल्कुल एक जगह पे क्या दे दी जाए, लैंड। जैसे कुछ होते थे, किसी का एक टुकड़ा यहाँ पे है, किसी का एक टुकड़ा यहाँ पे है, किसी का एक टुकड़ा यहाँ पे है, तो इन सब को क्या कर लिया, कलेक्ट कर लिया, सबको देख लिया और इन सबको कहाँ पे, एक जगह लैंड प्रोवाइड करवा दी। तो इसको हम बोलते हैं लैंड रिफॉर्म्स। इसमें ये हमारा कानून दिया गया था गवर्नमेंट के द्वारा। और कॉर्पोरेशन एंड रिमूवल ऑफ जमींदारी सिस्टम को क्या करना है, रिमूव करना है। तो ये इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स थे। और यहाँ पे नीचे देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एमएसपी था, एमएसपी को लेकर आए। किसान क्रेडिट कार्ड था, किसान क्रेडिट कार्ड को लेकर आए। उसके साथ साथ कुछ ग्रामीण बैंक्स थे, उनकी स्थापना की गई। कुछ ग्रामीण बैंक्स थे, उनकी स्थापना किसान क्रेडिट कार्ड लेकर आए। और पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस भी था। तो ये हमारी कुछ चीजें थी जो हमारी गवर्नमेंट ने हमारी हेल्प की थी उसके लिए। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन में, डिस्क्राइब द फॉलोइंग जियोग्राफिक कंडीशन अकॉर्डिंग फॉर द राइस, आंसर दो। इसकी राइस की जियोग्राफिकल कंडीशन बतानी है बेटा, तो ध्यान दीजिए। राइस क्या हमारी एक स्टेपल फूड है, जिसको बड़े चाव से के साथ खाया जाता है। स्टेपल का मतलब है किसी टाइम भी खा लेते हैं, बहुत अच्छे से खाया जाता है। मेजर पोर्शन ऑफ द पीपल इन इंडिया, बेटा बहुत सारे लोग होगी। आवर कंट्री इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है बेटा राइस की वर्ल्ड आफ्टर चाइना। फर्स्ट पे अगर कोई बात आएगी तो फर्स्ट पे कौन है, चाइनीज के प्रोडक्शन में बेटा कौन है, चाइना। इट इज ए खरीफ क्रॉप। खरीफ क्रॉप का मतलब क्या होता है बेटा, इसको शोन कब किया जाता है बेटा, शोन इन समर। समर में इसको क्या किया जाता है, शोन किया जाता है। और इसमें रेनफॉल क्या चाहिए, 200 सेंटीमीटर से ज्यादा चाहिए। टेम्परेचर कितना चाहिए, 25 डिग्री सेल्सियस चाहिए। और ये क्या होती है बेटा, लेबर इंटेंसिव होती है। क्या होती है, लेबर इंटेंसिव होती है। देखो इसके बारे में इतना तो यहाँ पता ही होना चाहिए ना, जैसी ये चीज आती है तो ये सारी तो इसके साथ कॉम्बिनेशन में पता होनी चाहिए आपको। तो it is a creep crop. The geographic condition required for growth rate. It require high temperature above 25। देखो आ गया ना, क्या होना चाहिए, above 25 डिग्री सेल्सियस इसका क्या होना चाहिए, टेम्परेचर होना चाहिए above 25 डिग्री सेल्सियस। रिक्वायर हाई ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी क्या होनी चाहिए इसमें बेटा, हाई होनी चाहिए। विद एनुअल रेनफॉल क्या होना चाहिए, अबोव 100 सेंटीमीटर। आई थिंक ये थोड़ा सा गलत लिखा है या ठीक लिखा है,
100 सेंटीमीटर से ज्यादा या 200 सेंटीमीटर से ज्यादा, चलो अभी के लिए 100 सेंटीमीटर लिखिए। नेक्स्ट क्लास आएगी उसमें मैं इसका जिक्र जरूर करूंगा बेटा, ये 100 सेंटीमीटर होता है या 200 सेंटीमीटर होता है। इन द एरिया ऑफ लो रेनफॉल का एरिया आएगा, इट इज कल्टिवेटेड विद द हेल्प ऑफ इरिगेशन, किसकी हेल्प से की जाती है, इरिगेशन से। तो इरिगेशन के एरियाज भी यहाँ पे आप बता सकते हो, कहाँ पे, हर ये पीछे बताया गया है बेटा। इट इज ग्रोन इन द प्लेन्स ऑफ नॉर्थ में उगाई जाती है, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में उगाया जाता है, कोस्टल एरियाज में, डेल्टा कोस्टल एरियाज में कौन से आते हैं बेटा आपके, नहीं महाराष्ट्र आता है, ठीक है, या फिर केरला आता है, या तमिलनाडु आता है, यहाँ पे भी इसको उगाया जाता है। और जैसे नॉर्थ प्लेन कौन से हो गए बेटा आपके, हरियाणा हो गई, पंजाब हो गया, और यूपी हो गया, और बिहार हो गया, यहाँ पे भी इसका उगाया जाता है डेल्टिक रीजन में। डेवलपमेंट ऑफ डेंस नेटवर्क, अब डेंस नेटवर्क आ गया किसका, कैनल इरिगेशन का और ट्यूबवेल्स का, हैव मेड इट पॉसिबल टू कल्टीवेट राइस इन द एरियाज ऑफ लेस रेनफॉल सच एज, पंजाब में हो सकती है, हरियाणा में हो सकती है, और कहाँ पे, वेस्ट उत्तर प्रदेश में हो सकती है, और पार्ट्स ऑफ राजस्थान में भी इसकी क्या होती है बेटा, खेती की जा सकती है। तो ये कौन सी होगी बेटा हमारी, राइस के बारे में बताया गया है। नीचे आते हैं, इसमें नीचे क्या दिया गया, प्रोजेक्ट वर्क दिया गया कुछ, ग्रुप डिस्कशन दा, पढ़ लेते हैं इसको भी। ग्रुप डिस्कशन द नेसेसिटी ऑफ लिटरेसी अमंग द फार्मर्स इन कंट्री लाइक इंडिया, देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, नेसेसिटी ऑफ लिटरेसी की बात हो रही है, इसकी बात हो रही है नेसेसिटी ऑफ लिटरेसी की। आप इसको प्रोजेक्ट के रूप में नहीं, इसको आप वैसे ही सीखने के लिए पढ़ना बेटा, क्वेश्चन आंसर के रूप में, फार्मर के बीच में देखो। इन कंट्री लाइक इंडिया एजुकेटिंग एंड ट्रेनिंग फार्मर, एजुकेट करना और फार्मर को ट्रेनिंग देना इज वेरी एसेंशियल हो गया है बेटा, क्योंकि अगर वो एजुकेटेड होंगे तो इसका डायरेक्ट इफेक्ट कहाँ पे पड़ेगा, हमारा जो है ना इंक्रीज इन प्रोडक्शन होगा, विद द सेम लैंड, लैंड बिल्कुल क्या होगी, सेम होगी, विद द सेम लैंड, सेम लैंड का मतलब हमने लैंड में इंक्रीज नहीं किया, लेकिन सेम लैंड के ऊपर हमारा क्या होगा, वो इंक्रीज होगा। ये कारण क्या होता है बेटा, ये क्या होता है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी को अपनाएंगे, इसको मॉडर्न टेक्नोलॉजी को अपनाएंगे और वो समझ पाएंगे R&D की महत्वता की, रिसर्च एंड डाटा क्या होता है, ये हमारी प्रोडक्टिविटी को कैसे बढ़ाता है। द फार्मर इंडिया नीड प्रॉपर गाइडेंस, उनको किसकी आवश्यकता है, प्रॉपर गाइडेंस की, अबाउट द क्वालिटी ऑफ देयर लैंड, क्योंकि लैंड की क्वालिटी क्या है, अब लैंड एंड द डिसीजन अबाउट द ग्रोथ ऑफ द क्रॉप, क्रॉप का डिसीजन कैसे लेना चाहिए, क्योंकि क्रॉप का जो डिसीजन लेने से पहले उनको ना किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए बेटा, उन्हें ध्यान रखना चाहिए क्लाइमेट कैसी है, मेरी सोइल का ना, जैसे फर्टिलिटी, यहाँ तक तो लोग सोच लेते हैं, लेकिन इससे भी आगे अगर उनके पास गाइडेंस होगी तो वो बेटा सोइल का ना पीएच भी ध्यान रखेंगे कि सोइल का पीएच कितना है। पीएच मापने के लिए ना वो मीटर्स का इस्तेमाल भी करेंगे, तब वहां पे बहुत अच्छी मतलब एग्रीकल्चर बहुत अच्छी हो सकती है। लेकिन पीएच के बारे में कोई ध्यान नहीं देता कि सोइल की पीएच है वो क्रॉप के अनुसार अकॉर्डिंग टू क्रॉप होनी चाहिए, अकॉर्डिंग टू किसके होनी चाहिए, क्रॉप के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। तो ये गाइडेंस के साथ ही हो सकता है। क्लाइमेट और रेनफॉल के बारे में भी ध्यान रखेंगे कि रेनफॉल अभी होगी, कितनी रेनफॉल चाहिए, तो ये क्रॉप से रिलेटेड कुछ ज्ञान तभी होंगे जब उनको क्या मिलेगा, गाइडेंस मिलेगा, तब क्या मिलेगा उनको, गाइडेंस मिलेगा। ए प्रॉपर गाइडेंस इज नीडेड फॉर द फार्मर अबाउट यूजिंग फर्टिलाइजर का यूज कैसे करना है, इंसेक्टिसाइड का यूज कैसे करना है, और पेस्टिसाइड्स का यूज कैसे करना है। स्टिल टुडे मोस्ट ऑफ द फार्मर्स यूज द ओल्ड मेथड ऑफ एग्रीकल्चर का इस्तेमाल करते हैं। इट इज नॉट ओनली टेक्स मोर टाइम, ये टाइम भी ज्यादा लेता है, ओल्ड मेथड का करते हैं बेटा, बट आल्सो मोर एफर्ट्स भी लेता है। ओल्ड मेथड का मतलब क्या होता है, ये कौन सा मेथड इस्तेमाल हो रहा है बेटा, ट्रेडिशनल मेथड इस्तेमाल हो रहा है। इसका इस्तेमाल करते हैं, ट्रेडिशनल मेथड का इस्तेमाल करते हैं। तो इस चीज के ऊपर ध्यान देना है बेटा आपको कि जो हमारा मेथड है वो कैसा नहीं होना चाहिए, ट्रेडिशनल नहीं होना चाहिए, बल्कि आज का जो टाइम है उसके अनुसार होना चाहिए, उसके अनुसार हमारा क्या होना चाहिए, सारा का सारा, हमारा सारा का सारा क्या होना चाहिए, सारा सिस्टम होना चाहिए कि हमारी एग्रीकल्चर है जो बेटा आज के अनुसार कैसी होनी चाहिए, वो ट्रेडिशनल बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर उनको गाइडेंस देखो, सबसे पहले क्या बात होगी, सबसे पहले काम आता है कि उनको क्या मिलना चाहिए बेटा, उनको मिलना चाहिए गाइडेंस, क्या मिलना चाहिए, गाइडेंस। अब देखो गवर्नमेंट है ना, जो जो कौन है बेटा, गवर्नमेंट है, और गवर्नमेंट क्या प्रोवाइड करवाएगी, अब गवर्नमेंट सपोज करो गवर्नमेंट ना उनको देगी गाइडेंस, गाइडेंस देगी। गाइडेंस के कारण उनको क्या फायदा होगा, अब गाइडेंस से उनको फायदा होगा, गाइडेंस किससे रिलेटेड, फर्टिलाइजर से रिलेटेड, या पेस्टिसाइड से रिलेटेड, या क्रॉप से रिलेटेड कोई भी गाइडेंस देगी। उसके बाद क्या होगा बेटा, हमारा इंक्रीज इन प्रोडक्शन होगा,
इंक्रीज इन प्रोडक्शन होगा, क्योंकि इंक्रीज इन प्रोडक्शन हमको क्यों चाहिए, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। पॉपुलेशन क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है तो क्या इंक्रीज हो रही है, उसके साथ नीड ऑफ फूड भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अब वो इंक्रीज होगा तो जीडीपी में इंक्रीज होगा, जीडीपी में इंक्रीज होगा तो इसका मतलब हमारे देश की क्या होगी, इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। तो इस चीज़ों को ना कनेक्ट करके समझिए। तो इससे लेड टू, तो अगर मान लें गाइडेंस मिलेगा, गाइडेंस के साथ प्रोडक्शन में क्या होगा, इंक्रीज होगा। प्रोडक्शन में इंक्रीज होगा तो एक तो सबसे पहले जो नीड ऑफ फूड है बेटा उसको हम एक्वायर कर पाएंगे, और एक दूसरा जीडीपी में इंक्रीज अगर होगा तो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ भी होगी बेटा। किससे होगी बेटा, इकोनॉमिक ग्रोथ है हमारी लैंड से होगी। दिस इज द मेन रीजन ऑफ द फार्मर स्टिल सो पुअर। जो हम ये इसका इस्तेमाल करते हैं ना, ट्रेडिशनल मेथड का इस्तेमाल करते हैं, ओल्ड मेथड का, ये मेन रीजन है बेटा, जो क्या टाइम भी ज्यादा लेता है और एफर्ट भी ज्यादा लेता है। दिस इज द मेन रीजन फॉर द फार्मर आर स्टिल सो पुअर। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रोवाइड दीज फार्मर, टू प्रोवाइड देम विद द मॉडर्न टेक्नोलॉजीज इनके पास आए टू कल्टिवेट द लैंड, लैंड को क्या करने के लिए, कल्टिवेट करने के लिए। तो कहने का मतलब अब ये टाइम जो है ना, ये सबसिस्टेंस फार्मिंग का नहीं है, सबसिस्टेंस फार्मिंग का ये टाइम नहीं है। हमें फार्मिंग को क्या करना पड़ेगा, हमें चेंज करना पड़ेगा हमारी फार्मिंग को, तब हमारा सब कुछ क्या हो सकता है, सही हो सकता है। अब आगे देखिए, आगे चलते हैं थोड़े से, आगे देखिए क्या दे रखा है। दे आर एडुकेटेड, अगर वो एडुकेटेड होंगे दे विल गेट टू नो मैनी इंपॉर्टेंट थिंग्स व्हिच अदरवाइज दे आर अनअवेयर, लाइक द फॉलोइंग। क्या क्या पता लगेगा उनको इसके बारे में, हाउ टू रन द इक्विपमेंट, इक्विपमेंट को कैसे चलाना है, मशीन्स टू इम्प्रूवमेंट, एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करने के लिए। एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करने का मतलब क्या, क्या इंक्रीज करना हमें सेम लैंड के ऊपर, हमें प्रोडक्शन को इंक्रीज करना है। प्रोडक्शन इंक्रीज होने का मतलब क्या, हमारा जीडीपी क्या होगा, इंक्रीज होगा। और जीडीपी इंक्रीज होगा तो क्या होगी हमारी, इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। ये चीजें हमें करनी है बेटा देश को आगे पर ले जाने के लिए। राइट काइंड ऑफ फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करना, पेस्टिसाइड्स कितना होना चाहिए, कब इसको इस्तेमाल करना चाहिए, सीड्स कैसी होनी चाहिए, क्लाइमेट कैसी होनी चाहिए, रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ ऑफ पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्रॉप के लिए, किसके लिए, पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्रॉप के लिए। द कंडीशन ऑफ द सोइल जो होती है बेटा, इफ इट रिक्वायर्स और न्यूट्रिएंट्स आए, इसमें क्या और के न्यूट्रिएंट्स आए, एंड इन व्हाट क्वांटिटी। जो हमारी कंडीशन ऑफ सोइल कितनी, मैंने बोला ना कंडीशन ऑफ सोइल के लिए सिर्फ उसकी फर्टिलिटी के साथ साथ उसकी पीएच भी हमें मापनी चाहिए बेटा। जो पर्टिकुलर प्लांट है ना, जो पर्टिकुलर प्लांट के लिए हमारी जो पीएच होती है ना, वो भी क्या होती है बेटा, पर्टिकुलर पीएच होती है। तो इसके ऊपर किसान ध्यान नहीं देते हैं, और सिर्फ किसके ऊपर ध्यान देते हैं, फर्टिलिटी के ऊपर ध्यान देते हैं। तो फर्टिलिटी को चेक करने के लिए, फर्टिलिटी को भी चेक करने के लिए किन का इस्तेमाल करना चाहिए, मॉडर्नाइजेशन होना चाहिए, जिसका इस्तेमाल वो आराम से कर सकें। उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, हम बोलते हैं कि हमारी एग्रीकल्चर जो हो रही है बिल्कुल सही दिशा में जा रही है। ठीक है, आगे चलते हैं। ऑल्सो नो अबाउट टू डील विद द बैंकर्स। अब देखो मैप भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। शो वीट प्रोड्यूसिंग एरियाज, कौन से एरिया दिखाने बेटा, वीट प्रोड्यूसिंग एरियाज। देखो इसमें जो एरियाज दिखाए गए हैं बेटा हमारे, जो ये हमारा है हरियाणा है, हरियाणा है, मान ले हमारा यूपी है, हरियाणा, यूपी, बिहार और पंजाब, ये हमारे मेजर प्रोडक्शन एरियाज हैं बेटा। या फिर हिमाचल प्रदेश ले लो, या फिर उत्तरांचल ले लो, ये कौन से हैं, मेजर प्रोडक्शन। लेकिन कुछ एरियाज किसके, माइनर में कौन कौन आता है, माइनर में कुछ एरिया ले लिया किसका, महाराष्ट्र का, कुछ एरिया किसका ले लिया, महाराष्ट्र का ले लिया। कुछ एरिया इस साइड आ गया बेटा, बिहार से इस साइड आ गया। कुछ एरिया किसका ले लिया, गुजरात का कुछ एरिया ले लिया। तो यहाँ पे कैसा प्रोडक्शन होता है, माइनर प्रोडक्शन होता है। लेकिन अगर मेजर प्रोडक्शन की बात करें तो वो कहाँ पे होता है बेटा, हरियाणा हो गया, यूपी हो गया, या बिहार हो गया, यहाँ पे क्या होता है, हमारा मेजर प्रोडक्शन होता है। सोल्व द पजल, ये करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी आप इनको सोल्व कर सकते हो अपने रीजन के लिए। टू स्टेपल क्रॉप्स इन इंडिया, तो टू स्टेपल क्रॉप्स तो आपको पता है ना कौन कौन सी होंगी बेटा। एक तो कौन सी आएगी, RICE, कौन सी होगी, राइस होगी। कौन सी हमारी पहली स्टेपल क्रॉप, राइस होगी। और दूसरी स्टेपल क्रॉप कौन सी होगी बेटा, हमारी व्हीट होगी। एक दूसरे वाली स्टेपल क्रॉप कौन सी होगी, राइस और व्हीट होंगी हमारी, दो से दो व्हीट हमारी स्टेपल क्रॉप्स होंगी। तो यहाँ से इसको पजल को छोड़िए, वैसे ध्यान रखिए हमारी कोई भी टू स्टेपल क्रॉप्स के बारे में कभी भी कोई पूछे
टू स्टेपल क्रॉप्स, तो क्या होंगी वो, एक तो क्या होगी राइस, एक क्या होगी बेटा उसकी वीट होगा। ये हमारी दो स्टेपल क्रॉप्स हैं बेटा। और इसके ऊपर देखते हैं क्या बोल रहा है ये। दिस इज द समर क्रॉपिंग सीजन ऑफ इंडिया। समर क्रॉपिंग सीजन कौन सा होता है आपको पता होना चाहिए। समर क्रॉपिंग सीजन कौन सा होता है बेटा, बताइए मेरे को फटाफट, कौन सा होता है बताइए ना। कौन सा होता है, खरीफ सीजन होता है। वेरी गुड, आपको पता था, मुझे पता लग गया कि खरीफ सीजन कौन सा होता है मेरा बेटा, समर में होता है बेटा। अब देखो उसके बाद क्या बोल रहा है, पल्सेस लाइक अरहर मूंग ग्राम एंड उड़द कंटेन, इनके अंदर क्या होता है बेटा, अरे सीधी सी बात, इनके अंदर तो क्या मिलता है हमें, प्रोटीन मिलता है। देखो खरीफ वाला कहाँ पे था, ये था, खरीफ था ना यहाँ पे। और जो हमारी दालें होती हैं, दालों में हमें क्या मिलता है बेटा, प्रोटीन मिलता है। प्रोटीन हमें कहाँ से मिलता है, हमें दालों से हमें क्या मिलता है बेटा, प्रोटीन मिलता है। आगे देखिए, इट इज ए कोर्स ग्रेन, जवार बाजरा होते हैं कोर्स ग्रेन, तो जवार होगी कैसा ग्रेन है बेटा, कोर्स का मतलब भारी अनाज होता है जिसको हम भारी पचाना बहुत मुश्किल होता है। तो हमारे कभी भी कोर्स ग्रेन की बात आए ना कि कोर्स ग्रेन कौन से होते हैं, तो कोर्स ग्रेन में क्या याद करोगे आप, जैसे ज्वार हो गया, या फिर हमारा क्या हो गया, बाजरा हो गया, ये हमारे कैसे ग्रेन होते हैं, कोर्स ग्रेन होते हैं। और उसके बाद क्या है, टू इम्पोर्टेंट बेवरेजेस, टी और कॉफी है यार। तो क्या हमारी कॉफी, और क्या हमारी टी है। क्या हमारी जो बेवरेजेस क्रॉप्स हैं, जो बेवरेजेस क्रॉप्स हैं हमारी, वो कौन सी है हमारी बेटा, एक तो क्या है टी है, और एक दूसरी है कॉफी। कॉफी के बारे में कुछ फैक्ट याद करवा दूं, जैसे कौन सी क्वांटिटी की आती है, अरेबिका क्वांटिटी की आती है। कहाँ से लाई गई थी, यमन से लाई गई थी। और कॉफी के लिए पहले कहाँ पे होती थी, बाबा बुदन हिल्स पे होती थी। कहाँ पे, बाबा बुदन हिल्स, जो कि कहाँ पे है बेटा, कर्नाटका में है। कहाँ पे है, कर्नाटका में। लेकिन अब कहाँ पे होती है, अब होती है नीलगिरी हिल्स है, नीलगिरी हिल्स ऑफ कर्नाटका की, केरला की, और तमिलनाडु। कहाँ पे होती है, नीलगिरी हिल्स कहाँ की है, कर्नाटका की, केरला की, और तमिलनाडु की। ये ध्यान रखना। और अरेबिका क्वांटिटी क्या है, एक गुड क्वालिटी है जिसके लिए भारत जाना जाता है। कैसी क्वालिटी है, गुड क्वालिटी है, जिसके लिए किसको जानते हैं हम, भारत को जानते हैं। इसलिए हम किसको जानते हैं, भारत को जानते हैं। तो किस क्वालिटी की है ये, गुड क्वालिटी की। तो अब आगे देखिए, आगे क्या पूछ रहा है, दूसरी बात क्या पूछ रहा है हमसे, देखते हैं। The two important berries in India, one of the four major fiber grown on black soils बेटा, कॉटन होता है जो हमारी ब्लैक सोइल के ऊपर होता है। और कौन सा, फोर मेजर फाइबर ग्रोन, वन ऑफ द फोर। वन द फोर के अलावा कौन कौन सा बेटा, हमारा कौन सा, कॉटन हो गया बेटा, कौन सा हो गया, कॉटन हो गया। वरना इसके अलावा सिल्क भी तो हमारा फाइबर होता है, बट कॉटन के अंदर क्या होता है, कॉटन किसके अंदर बेटा, ये हमारा ब्लैक सोइल के अंदर होता है बेटा, किसके अंदर, ब्लैक सोइल के अंदर। और इसका ना बहुत सारा प्रोडक्शन करते हैं, किसका, कॉटन का। और कॉटन के जो सीड्स होते हैं ना, कॉटन के जो क्या होते हैं सीड्स, इसके सीड किस में आते हैं बेटा, ऑयल के सीड्स में आते हैं। और इसके सीड्स का जो ऑयल होता है ना बेटा, उसका हम किस में इस्तेमाल करते हैं, पाउडर में इस्तेमाल करते हैं। इसमें इस्तेमाल करते हैं, पाउडर में इस्तेमाल करते हैं, ध्यान रखना। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चंस थे जो हमारे एनसीईआरटी से रिलेटेड थे। एक बार नीचे वाला तो दोबारा करने की आवश्यकता है नहीं, लेकिन फिर भी हमने मैप्स देखे वीट प्रोड्यूसिंग एरिया से रिलेटेड थे। उसके ऊपर हमने देखो जो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर आए थे वो क्या थे, ध्यान से कर्नाटक प्रोजेक्ट बोर्ड में बस फार्मर्स को गाइडेंस देनी थी, गाइडेंस किस रिलेटेड है, उससे क्या रिजल्ट आएंगे उसके बारे में हमने पढ़ा। उसके अलावा हमने जो मेन पढ़ा था बेटा वो ये पढ़ा था कि हमारी जो जियोग्राफिकल कंडीशन हमने राइस की पढ़ी थी, तो ध्यान रखना राइस के लिए क्या होती है, ग्रोथ रेट क्या होनी चाहिए, हाई टेम्परेचर होना चाहिए 25 डिग्री सेल्सियस के अंदर, इस तरीके से होना चाहिए। और उसके अंदर जो बारिश है उसके बारे में मैं कल बताऊंगा, 100 है या 200, और खरीद क्रॉप होती है बेटा, और हमारा स्टेपल फूड भी होती है। तो ये कुछ हमारे हमारे एक पूरी वीडियो बेटा जिसके ऊपर है एग्रीकल्चर को इंक्रीज करने के लिए इनिशिएटिव टेकन, गवर्नमेंट ने इंस्टीट्यूशनल भी लिए हैं वेरिएशंस, और उसके साथ साथ इंस्टीट्यूशंस के साथ साथ उन्होंने कुछ दूसरे कदम भी उठाए हैं। जैसे इंडिपेंडेंस के बाद उसमें सारे के सारे ग्रामीण बैंक्स भी आते हैं, ग्रीन रिवोल्यूशन भी, व्हाइट रिवोल्यूशन भी, लैंड रिफॉर्म भी, कंसोलिडेटिंग होल्डिंग्स
आता है, कलेक्टिवाइजेशन आता है, ये सारी चीजें आती हैं। ऊपर हमने पढ़ा था कि किसान क्रेडिट कार्ड और ये जो आती है स्टडी सब्सिडी देनी है बेटा, किसमें मिनिमम सपोर्ट प्राइस हो गया या एग्रीकल्चर के इनपुट से रिलेटेड हो गया, ये सारे क्या थे बेटा, वेरियस इंस्टीट्यूशन रिफॉर्म थे गवर्नमेंट के द्वारा, है ना। तो ऊपर आता है बेटा इसके बारे में, राइस के बारे में पूछा गया है यहाँ पे, बहुत ध्यान से पढ़ना बेटा राइस की। और एक बात और मैं आपको बता दूं, जो यहाँ से ध्यान रखना है, लास्ट में जो बच्चे बचे हुए हैं, जो बिल्कुल जो अच्छे से पढ़ेंगे लास्ट तक देखेंगे, उनके लिए मैं एक बात बता देता हूँ कि किस चैप्टर में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है। देखो तीन चीजें आपको हमेशा इम्पोर्टेंट लगेंगी। सबसे पहले राइस के बारे में सब कुछ पढ़ो, व्हीट के बारे में सब कुछ पढ़ो, और टी के बारे में सब कुछ पढ़ो, और सबसे आगे इंस्टीट्यूशनल है हमारे जो, और कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स हैं जो, इन सब के बारे में भी पढ़िए बेटा, वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये हमारी कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें थी। उसके बाद क्या था, टीज इम्पोर्टेंट बेवरेज क्रॉप के बारे में बताना था। या फिर लेग्यूमिनियस प्लांट कौन से होते हैं, पी फैमिली से बिलोंग करते थे, नाइट्रोजन फिक्सेशन करके सोइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज कर देते हैं। ग्राम कैसी क्रॉप है, रबी क्रॉप, बाकी सब खरीफ क्रॉप थी बेटा। और प्लांटेशन एग्रीकल्चर क्या होती है, जो हमारी ऐसी होती है जिसका इस्तेमाल हम कहाँ पे करते हैं बेटा, सिंगल क्रॉपिंग रोज लार्ज एरिया, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, हम प्लांटेशन एग्रीकल्चर बोलते हैं। तो थैंक यू वेरी मच, यहाँ तक आपका मेरे को एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर करवाने थे, तो ये थे आपके एनसीईआरटी से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर। साथ साथ हमने इसके मैप्स भी किए, और साथ साथ हमने इसकी पजल्स को भी सोल्व किया। पजल्स को सोल्व करने का मतलब क्या था, पजल्स में थे हमारे एमसीक्यू से रिलेटेड क्वेश्चन इनमें से आ सकते हैं। उसमें हमने जाना भी स्टेपल फूड कौन सा है, हमारे बेवरेजेस कौन से हैं, और हमारा सीजन खरीफ सीजन कौन सा होता है, या उसके अलावा हमने जाना कॉटन क्या है, वन ऑफ द फाइबर जो कौन सी सॉइल पे होता है, ब्लैक सॉइल पे होता है। तो पजल भी इंपॉर्टेंट हो जाती है 1 मार्क्स के क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज की इस क्लास में इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करेंगे। थैंक यू वेरी मच इस क्लास को देखने के लिए, थैंक यू।